और लंबी छापेमारी के बाद इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जीएसटी की टीम ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जीएसटी की टीम पीयूष जैन को आज रिमांड लेने के लिए कानपुर कोर्ट में पेश करेगी। तो वहीं कन्नौज और कानपुर में पीयूष के घर से अब तक 257 करोड़ रुपए कैश के अलावा 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी भी बरामद हो चुकी है। पीयूष के ठिकानों पर अब भी छापेमारी जारी है। ये पूरा मामला अवैध कारोबार और टैक्स चोरी से जुड़ा है। कानपुर के धन कुबेर की तलाश में डीजीजीआई की टीम जब कानपुर पहुंची और उनके घर पीयूष जैन के घर छापेमारी की शुरुआत हुई तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। 2 दिन तक लगातार जहां एक और कानपुर में छापेमारी हुई तो उसके बाद कन्नौज में हुई, जिसके बाद से पीयूष को डीजीजीआई की टीम पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और पूछताछ उसके बाद से उसे जब सारे पूछताछ हो गई उसे गिरफ्तार कर लिया और इसे काकादेव थाने में लाकर रखा गया है। अगर सूत्रों की माने तो यहाँ काकादेव थाने में रखने के बाद इन्हें न्यायालय पेश किया जाएगा। यहाँ से इन्हें गुजरात के अहमदाबाद ले जाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं करोड़ों की टैक्स चोरी और करोड़ों रुपए घर से मिलने के मामले में कहीं ना कहीं अब ये घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी जो जांच है कन्नौज में वो चल रही है। डीजीआई की 17 सदस्यीय टीम इस टाइम वहाँ सारे दस्तावेज खंगाल रही है, मगर कानपुर में मिले 177 करोड़ और तमाम चांदी सोने के मामले में परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इत्र कारोबारी के घर मिले पैसों के बाद समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर हमला बोला है और कहा कि ये गरीबों का पैसा है और सत्ता के संरक्षण में इस पैसे को लूटा गया है। जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था इसका प्रमाण भी है। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताया गया कि घटना के वक्त फैक्ट्री में 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, जो धमाके के बाद मलबे में दब गए, जिनको बाहर निकालने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पूरी ताकत झोंक दी। रेस्क्यू के काम के लिए वहां कुछ खुदाई करने वाली मशीनें लगाई गईं, जिनकी मदद से मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला गया। लेकिन राहत के काम में लगे लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि लोहे की रॉड और पाइपें अड़चन पैदा कर रही थीं। लिहाजा इलेक्ट्रिक आरी की मदद से पहले इन पाइपों को काटा गया, फिर घायलों की तलाश का काम तेज किया गया। बॉयलर फटने से नूडल फैक्ट्री मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, जबकि पास की 2 और फैक्ट्रियों को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और उन्होंने राहत टीमों को जरूरी निर्देश दिए। जो ब्लास्ट हुआ है उसका असर आसपास के 2 फैक्ट्रीज में भी पहुंचा है और उन सभी को चेक कराया जा रहा है। बताया गया कि फैक्ट्री के बॉयलर में ये ब्लास्ट सुबह करीब 10 बजे हुआ और इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए और वो अपने घरों से बाहर निकल आए। लेकिन जब लोगों को मालूम चला कि फैक्ट्री में हादसा हुआ तो आसपास के लोग फौरन मौके पर पहुंच गए। लेकिन पुलिस ने इन लोगों को फैक्ट्री के अंदर दाखिल होने से रोक दिया। कुछ ही देर में फैक्ट्री के मेन गेट पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस भीड़ में वो लोग भी शामिल रहे जिनके परिवार के लोग इस बॉयलर ब्लास्ट के शिकार हुए। वक्त गुजरने के साथ ही इन लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी। इस फैक्ट्री के बाहर देख सकते हैं अब जो परिजन है, जो वो लोग अब यहाँ पर नाराज है, वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। घायलों को फौरन इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल पहुँचाया गया, जबकि जो लोग हादसे में मारे गए उनके शवों की शिनाख्त का काम भी शुरू कर दिया गया। इलाके के लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज से वो लोग कुछ देर के लिए सहम गए। 2 किलोमीटर तक इसका आवाज गया और थोड़ा सा आवाज तो गया ही और थोड़ा सा जैसे भूकंप नहीं होता है उस तरह का झटका भी गया इसका। इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख जताया और उन्होंने मारे गए लोगों के घर वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगेगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। सोमवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम ने इस कार्यक्रम में कोरोना के नए वेरिएंट का जिक्र करते हुए लोगों को इससे सावधान रहने की हिदायत दी। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी।
तेलंगाना के मुलुगु के स्टीफन नाम के सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने साथी उमेश चंद्रा पर गोलियां चला दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में जवान उमेश चंद्रा की मौत हो गई, जबकि स्टीफन बुरी तरह जख्मी हो गया। गृह मंत्री अमित शाह यूपी के कासगंज में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा। वो सभी का विकास करती थी क्या? अफ्रीकी देश डीआर कांगो के बेनी शहर में एक आत्मघाती हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री की ओर से स्वास्थ्य कर्मियों समेत तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाने का ऐलान करते ही इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार ने उनके बूस्टर डोज के सुझाव को मान लिया। हमारा काम है एक जागरूक नागरिक के तौर पर देश को और सरकार को जगाना, जैसा राहुल गांधी जी कोरोना की पहली लहर से लगातार करते आए। राहुल के इस ट्वीट पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। राहुल जी को लगता है कि क्रेडिट लेना है तो देश सुरक्षित हुआ, सीमा सुरक्षित हुई, देश की इकोनॉमी सुरक्षित हुई, इसका क्रेडिट भी ले ले। और न्यूज 18 से बातचीत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस दावे पर पलटवार किया जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के रैलियों में जुटने वाली भीड़ में अपराधियों के शामिल होने का आरोप लगाया था। जो आपकी यात्रा वगैरह में जो लोग आ रहे हैं, हमने केशव प्रसाद मौर्य जी से भी बात की, उन्होंने कहा वो आम पब्लिक थोड़ी है, वो गुंडे हैं। आपकी ब्रांडिंग ये कर दी गई है आपकी पार्टी की कि ये गुंडों वाली पार्टी है। सवाल वो नहीं है कि हमारी रैली में क्यों ना रहा है, ये रैलियों से घबरा गए हैं, तभी इनकी भाषा बदल गई है। और लगे हाथ अखिलेश यादव ने यह साफ किया कि कानपुर में जिस इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे खुशी है कई चैनल उसके गांव, घर और मोहल्ले तक पहुंचे, उन्होंने पूरा दिखाया कि समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे गेस्ट टीचरों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। ये गेस्ट टीचर खुद को नियमित करने और बढ़ी हुई तनख्वाह देने की मांगों के साथ वहां इकट्ठा हुए थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया तो उनका पारा गर्म हो गया। गुस्साए प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए। लोहे के जो बैरिकेड उन्हें रोकने के लिए लगाए गए थे, भीड़ ने उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती नजर आई। दोनों तरफ से जबरदस्त धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस के रोके जाने से नाराज गेस्ट टीचर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और शिक्षा मंत्री से मिलने की जिद पकड़ ली। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर झूठे वायदे करने का भी आरोप लगाया। टालम ठोल की नीति है कि सरकारी कामों में टाइम लगता है, काम कर रहे हैं हम, तुम्हारा 90% काम हो चुका है। हालांकि बाद में शिक्षा मंत्री के भरोसा देने पर टीचरों ने धरना खत्म कर दिया। और जम्मू के त्रिकुटा नगर से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक बाजार में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि आग बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते बाजार की ज्यादातर दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में वहां से भीषण लपटें उठती हुई नजर आई। बताया गया कि जिस बाजार में आग लगी वहां ज्यादातर दुकानें लकड़ी की थी, जिसकी वजह से आग और तेजी से फैल गई। लपटें इतनी जबरदस्त थी कि लोग सहम गए। इलाके के लोग भी जान बचाकर भागने के सिवा कुछ और नहीं कर पाए। आग के रिहायशी इलाके में फैलने का खतरा भी पैदा हो गया। हालांकि बाद में दमकल की कई गाड़ियां भेजी गई, जिन्होंने आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया। गुजरात के सूरत से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां क्रिसमस के मौके पर एक पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हैरानी की बात यह है कि गुजरात में कोरोना के मामले फिर बढ़ने के बावजूद इस तरह की लापरवाही बरती गई, क्योंकि इस पार्टी के दौरान कोरोना के किसी भी नियम का ख्याल नहीं रखा गया। क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए वहां इतने लोग जुट गए कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दिए, लेकिन नहीं दिखा तो उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। सभी एक दूसरे के नजदीक खड़े होकर डांस करते रहे और किसी ने भी मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। क्रिसमस की इस पार्टी में बड़े तो बड़े कई बच्चे भी नजर आए। बताया गया कि वहां 4000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी। कश्मीर में एक आतंकी मारा गया।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। पुलिस का दावा है कि मारा गया आतंकी फहीम भट्ट 2 दिन पहले हुई एएसआई मोहम्मद अशरफ की हत्या में भी शामिल था। अभिनेता सलमान खान को उनके पनवेल फार्म हाउस में सांप ने काट लिया, जिसके बाद उन्हें नवी मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। देश में ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों के बीच यूपी, एमपी, गुजरात, हरियाणा और असम के बाद कर्नाटक में 28 दिसंबर से 10 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। झारखंड के हजारीबाग में गैस लेकर जा रहा एक टैंकर पलट गया, जिसके बाद उसमें जोरदार धमाका हुआ और फिर वो टैंकर आग की लपटों में घिर गया। इस हादसे में 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। राहुल गांधी 3 जनवरी से पंजाब चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उनकी पहली चुनावी रैली मोगा में होगी। वापस लिए जा चुके कृषि सुधार कानूनों पर एक दिन पहले दिए गए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने वापस लिए जा चुके इन तीनों कानूनों पर फिर सरकार के आगे बढ़ने के संकेत दिए थे, जिस पर कांग्रेस बिफर गई और उसने इसे सरकार की सोची समझी साजिश बता दिया। मोदी जी के इशारे पर नरेंद्र तोमर जी ने बयान दिया और ये एक सोची समझी साजिश है। विपक्ष के हमले तेज होते ही कृषि मंत्री ने अपने बयान पर सफाई दी और बताया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मेरे शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसकी गलत दिशा विकसित की जा रही है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में यूपी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया। आप कहते हैं कि आपका फोन तो वैसे ही टैप करवा देते हैं। नहीं, वो क्या सरकार जासूसी कर रही है, फोन टेप कर रही है? मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ। सच कराइए, पता करवाइए कि सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है। और इस दौरान अखिलेश यादव ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम से किसी तरह के समझौते से इनकार किया। ओवैसी प्रसाद की पार्टी से हमारी पार्टी का समझौता नहीं हो सकता। वजह? बस समझौता नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान एक बेकाबू गाड़ी ने श्रद्धालुओं को रौंद दिया, जिससे कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब वहां पदयात्रा निकाली जा रही थी। तभी वहां मौजूद वो गाड़ी बेकाबू हो गई और उसने सामने सड़क पर जश्न में डूबे लोगों को रौंद दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि श्रद्धालुओं को संभलने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि वो गाड़ी भी इसी पदयात्रा का हिस्सा थी और उस पर कई श्रद्धालु सवार थे। लेकिन उसके ड्राइवर की गलती से कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया गया कि घायल हुए लोगों को फौरन नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया। और हिमालय के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान जताया था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन इस बर्फबारी ने कई जगहों पर लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। सिक्किम में तो 1000 से ज्यादा सैलानी बीच रास्ते में ही फंस गए। बताया गया कि ये लोग नाथुला दर्रे के पास घूमने गए थे, लेकिन बर्फबारी के बाद रास्ता बंद हो गया और उनकी गाड़ियां वहीं फंस कर रह गईं। सामने आई एक तस्वीर में एक कार सड़क पर किसी खिलौने की तरफ फिसलती हुई नजर आई। खबर है कि इन सभी लोगों को बाद में सेना की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। अरुणाचल प्रदेश में तो हालात और भी खराब नजर आए। मौसम में हुए बदलाव की वजह से तवांग में पारा -25 डिग्री तक लुढ़क गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू खुद अपने काफिले समेत रास्ते में फंस गए। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो बर्फ में फंसी गाड़ियों में धक्का लगाते हुए नजर आए। उन्होंने वहां घूमने आने वाले लोगों से सावधान रहने और जरूरी निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। कुछ यही हाल जम्मू में भी नजर आया। वहां सोनमर्ग में सड़कें इतनी खतरनाक हो गई कि उन पर चलना मौत को दावत देने जैसा हो गया। सामने आई एक तस्वीर में तो एक गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद दूर तक फिसलती हुई चली गई। दूसरी का भी यही हाल हुआ। ब्रेक लगाने के बाद वो तो पूरा 360 डिग्री घूम गई। लेकिन बर्फबारी सिर्फ मुसीबत और मुश्किलें ही नहीं लाई। क्रिसमस के मौके पर हुई इस बर्फबारी से हिल स्टेशन घूमने पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल उठे और उनको बर्फबारी के बीच मस्ती का मौका मिल गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी जमकर बर्फ गिरी। ताजा बर्फबारी देख वहां घूमने पहुंचे सैलानी तो जैसे खुशी से पागल हो गए। मॉल रोड पर सैलानियों की भीड़ उमड़ आई और रुई के फाहों की तरह गिर रही बर्फ के बीच जश्न मनाना शुरू कर दिया।
कुछ यही नजारा जम्मू कश्मीर के दूसरे हिल स्टेशन पर भी दिखाई दिए। जम्मू के पटनी टॉप में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद वहां घूमने पहुंचे सैलानी बाहर निकल आए और बर्फ के बीच मस्ती शुरू कर दी। राजस्थान के जैसलमेर में MiG-21 हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर हर्षद सिन्हा को लखनऊ में अंतिम विदाई दी गई। उनका लड़ाकू विमान 2 दिन पहले जैसलमेर में पाकिस्तान की सीमा के पास हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बाद शहीद विंग कमांडर हर्षद सिन्हा का पार्थिव शरीर उनके शहर लखनऊ लाया गया। तिरंगे से लिपटे ताबूत को वायुसेना के जवानों ने अपने कंधों पर उठाया और फिर अंतिम यात्रा निकाली गई। इसके बाद वायुसेना और थल सेना के कई बड़े अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम सलामी भी दी गई। इसी मौके पर शहीद विंग कमांडर का परिवार अपने आंसू नहीं रोक पाया। वहां मौजूद दूसरे लोग उनके आंसू पोंछते दिखाई दिए। इसके बाद हर्षद सिन्हा से जुड़ी चीजें उनके परिवार को सौंपी गईं और फिर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अफ्रीकी देश सूडान में सैन्य तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों और सुरक्षा बल के बीच एक बार फिर हिंसक झड़प हो गई और ये लोग 3 साल पहले हुए आंदोलन की बरसी पर सड़क पर उतरे, जिसमें तानाशाह ओमर अल बशीर की सत्ता उखाड़ फेंकी गई थी। लेकिन राष्ट्रपति आवास की तरफ बढ़ रहे इन लोगों की सुरक्षा बल से जोरदार झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह खदेड़ दिया। आंसू गैस के इतने गोले दागे गए कि लोग अपनी मांगे, अपना विरोध प्रदर्शन भूलकर भाग खड़े हुए। ऐसे लगा जैसे कि वो सड़क ना हो, कोई जंग का मैदान हो। हर तरफ सिर्फ गोलों की गूंज सुनाई दी। हालांकि सुरक्षा बल की सख्ती के बावजूद भीड़ पूरी तरह पीछे नहीं हटी। लोगों ने प्रदर्शन जारी रखा। वो लोकतंत्र की मांग के साथ आगे बढ़ते रहे। इस दौरान वो हथियारबंद जवानों से भी उलझते नजर आए। और मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के कार्यक्रम में गाना गाने का वीडियो सामने आया। वो वहां मोहम्मद रफी की याद में आयोजित एक अवार्ड समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने वहां खुद ही माइक संभाल लिया और गुनगुनाना शुरू कर दिया। उनका मूड देख आसपास मौजूद लोगों ने भी उनकी हौसला अफजाई शुरू कर दी। इसके बाद तो कैलाश विजयवर्गीय पूरे फॉर्म में आ गए और मोहम्मद रफी का एक गाना गाने लगे। उन्होंने एक के बाद एक मोहम्मद रफी के सदाबहार गीत गाए। इस दौरान वहां मौजूद लोग भी उनका ये हुनर देखकर तालियां बजाते दिखे। पिछले कुछ दिनों में मिली राहत के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई। प्रदूषण पर नजर रखने वाली संस्था सफर के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया, जिसका मतलब है कि प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में है। और यही वजह रही कि सुबह से ही दिल्ली के कई इलाके स्मॉग की चादर में ढक गए। कुछ जगहों पर तो कोहरे के साथ मिलकर स्मॉग ने इतना भयानक रूप अपनाया कि साफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। आलम यह हो गया कि दिन में ही गाड़ियों की लाइटें जलाने की नौबत आ गई। सूरज भी स्मॉग के आगे बेबस दिखाई दिया। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ी जो सुबह की सैर के लिए अपने घरों से बाहर निकले। हवा में घुले धूल के बेहद महीन कणों के कारण सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया गाड़ी वालों और साइकिलिंग करने वाले लोगों को हुई। हम भी अब यही प्रेफर करते हैं कि ना ही जाए, है ना, क्योंकि हमें भी अपनी जान प्यारी है। कमोवेश कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में दिखाई दिए। वहाँ भी स्मॉग ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली यूनिट और सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था DRDO के लैब का शिलान्यास किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। और इस मौके पर DRDO की तरफ से एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जहां रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल के मॉडल के साथ कई अत्याधुनिक हथियारों को देखा। इसके बाद उनके साथ चल रहे अधिकारियों ने उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट का भी मॉडल दिखाया। दोनों नेताओं ने बारीकी से उसे देखा और उससे जुड़ी जानकारियां ली। और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि इस यूनिट से भारत की सुरक्षा और मजबूत होगी। दुनिया का कोई देश यदि भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न करे, इसलिए हम इस धरती पर ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट के लखनऊ में बनने को बड़ा कदम बताया। लखनऊ अब केवल इस बात के लिए नहीं होगा कि मुस्कुराए आप लखनऊ में है,
बल्कि लखनऊ अब दुश्मन देश के लिए दहाड़ने की बात भी कर सकता है। खबर है कि करीब 200 एकड़ में इस यूनिट का निर्माण किया जाएगा। और कनाडा के दक्षिणी इलाकों में तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया, जिसके बाद वहां चेतावनी जारी करनी पड़ी। बताया गया कि आर्कटिक सागर की तरफ से आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से हालात बिगड़ गए और खून जमा देने वाली ठंड शुरू हो गई। सास्काटून नाम के शहर में तो तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। इतनी ठंड जिसमें सब कुछ जम गया। सामने आई तस्वीरों में वहां जमी हुई बर्फ के ऊपर भाप उड़ती दिखाई दी। इस भाप की वजह से दिखना तक बंद हो गया। नदी, नाले, झीलें सब जम गए। सड़कों और मकानों की छतों पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। पूरा शहर सन्नाटे में लिपटा दिखा। लोगों का बाहर निकलना तक बंद हो गया। इक्का दुक्का गाड़ियां ही सड़कों पर चलती हुई नजर आई। वहां हालात इतने खराब हो गए कि प्रशासन को लोगों से बिना जरूरत बाहर न निकलने की चेतावनी जारी करनी पड़ी। पड़ोसी देश यूक्रेन के साथ चरम पर पहुंच चुके तनाव के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन की सीमा के नजदीक एक मिलिट्री ड्रिल की। इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए रूस ने अपने इरादे एक बार फिर जता दिए, जिसकी झलक उसके इस दमदार अभ्यास में साफ दिखाई दी, जिसमें रूस के सबसे घातक हथियारों को शामिल किया गया। यूक्रेन के बॉर्डर के पास मिलिट्री ड्रिल करने का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से इतने रॉकेट दागे गए कि पूरा इलाका थर्रा उठा। इसके बाद बारी आई रूस के सबसे घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर की, जिसने हवा से जमीन पर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने का सफल अभ्यास किया। लेकिन इस अभ्यास में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा रूसी टैंकों ने, जो बर्फीले मैदान में बेहद फुर्ती के साथ अपने टारगेट की ओर बढ़ते दिखाई दिए। अपनी तैयारियों को परखने के मकसद से की गई इस ड्रिल की एक कमांड सेंटर के जरिए निगरानी भी की गई, ताकि अभ्यास के दौरान तालमेल को और बेहतर बनाया जा सके। चीन की सरकार ने शियान शहर में लगाए गए लॉकडाउन का गुस्सा अपने कुछ अधिकारियों पर निकाला। खबर है कि चीन की सरकार ने शियान शहर के 26 अधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुना दी। यह मामला तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले कोरोना की वजह से चीन ने अपने सबसे बड़े शहरों में एक शियान में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया था। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले शियान शहर में कोरोना फैलने के लिए पाकिस्तान से आई एक फ्लाइट को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन के बाद से ही शियान शहर में सख्ती लागू है और वहां की सभी ट्रेनें और उड़ानें रद्द भी कर दी गई हैं। अब नए साल का जश्न बाकी है। शहरों में जुटने वाली भीड़ चीनी सरकार की चिंता बढ़ा सकती है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। यूरोप और अमेरिका के कई देशों में ओमिक्रॉन कहर ढा रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस नए वेरिएंट के मामले हिंदुस्तान में भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन अब तक 19 राज्यों में फैल चुका है और देश के अंदर इसके अब तक 518 मरीज मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के 31 नए केस मिले हैं। इसके अलावा केरल में 19 और मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी पहला ओमिक्रॉन मरीज मिला है। महाराष्ट्र 141 संक्रमितों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां ओमिक्रॉन के 79 मरीज हैं। केरल में 57, गुजरात में 49, राजस्थान में 43, तेलंगाना में 38, कर्नाटक में 38 और तमिलनाडु में 34 में ओमिक्रॉन के मरीज हैं। और दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद अब बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 290 मामले सामने आए, जो 10 जून के बाद से सबसे ज्यादा हैं। वहीं इस बीमारी की वजह से पिछले 24 घंटों में 1 मरीज की मौत भी हुई है। राज्यों में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 1103 हो गई है। एक रोज पहले यानी कि 25 दिसंबर को दिल्ली में 249 केस सामने आए थे। लगातार बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या की वजह से पॉजिटिविटी रेट में भी 0.5% की बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू का नियम आज रात से लागू होगा, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। जो फैसला लिया गया है, समय को देखते हुए, माहौल को देखते हुए बिल्कुल सही फैसला लिया गया है और इसमें ना आम जनता को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी अपनी लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो फैसले ले रही है हमारे हितों के हिसाब से ले रही है। सरकार के नियमों का पालन करेंगे, मास्क लगा के चलेंगे तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। सरकार तो उनके भले के लिए ही करती है जो करती है। अब इनको ये सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे इसको मैनेज करना है। कल ये पूरा कर्फ्यू लग जाएगा, फिर जो काम धंधा है वो बंद हो जाएगा, फिर देश और पीछे चले जाएगा 5-10 साल। अगर ये इसी महीने से चले तो इनका आगे के लिए बेटर होगा सारा सिस्टम। नहीं, बढ़ते कोरोना के लिए ये कुछ फायदेमंद होने वाला है नहीं, क्यों दिन में आदमी सब घूमेंगे
और रात 11 बजे के बाद ज़्यादा आदमी नहीं घूमता है। इसके एक ही फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा ट्रांसपोर्ट इजी हो जाएगा, अदरवाइज कोरोना के लिए इसका कोई फ़ायदा होने का चांसेस है नहीं। नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिन में पूरी भीड़ रहती है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होना, कुछ नहीं होना, इससे सिर्फ नुकसान होना। जो रात को बिजनेस चलते हैं लोगों के, होटल के, रेस्टोरेंट के, उन सब का नुकसान होना नहीं है, इससे फ़ायदा कोई नहीं होना। और महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ एक दिन में ओमिक्रॉन के 31 नए मामले सामने आए। अब तक एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस हैं। 31 नए मामलों में अकेले मुंबई से 27, ठाणे से 2, पुणे से 1 और अकोला से 1 मरीज सामने आए हैं। इस तरह राज्य में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 141 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1648 नए मरीज मिले हैं। अकेले मुंबई में कोरोना के 922 नए केस सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई है। ये 7 महीनों में मुंबई में एक दिन में मिले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 4 जून को मुंबई में एक दिन में 973 मामले सामने आए थे। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने नए साल की पार्टियों पर पाबंदी लगा दी है। इसमें खुली या फिर बंद जगहों पर लोगों को इकट्ठा होने की मनाही है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में सभी सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर उनकी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। और चंडीगढ़ में भी पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज मिले हैं। जिन 2 लोगों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है उनमें एक 80 साल के बुजुर्ग हैं, जबकि दूसरा 45 साल का एक आदमी है। ओमिक्रॉन से संक्रमित दोनों मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उन पर नजर रखी जा रही है। बताया गया कि दोनों एक ही परिवार के हैं, जो कुछ रोज पहले विदेश से चंडीगढ़ पहुंचे थे। प्रशासन की तरफ से परिवार के 5 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें 3 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। इस तरह चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 3 हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। बताया गया कि मंडी में 8 लोगों का एक परिवार पिछले दिनों कनाडा से लौटा था। इन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। इनमें एक लड़की के सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के बहुत चिंतित होने की आवश्यकता थी। जो एक केस आया था वो अपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वो कोविड नेगेटिव आ चुके हैं और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो लोग थे, जो 3-4 लोग, उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। तो ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधान रहने की जरूरत हमेशा रही। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। राजधानी लखनऊ में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन भी करवाया जा रहा है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कोरोना नियमों का पालन करवाने और नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने वालों के लिए पुलिस ने सड़कों पर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने लाउडस्पीकर की मदद से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और हर हाल में कोरोना नियमों को उनका पालन करने की अपील की। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 11 बजे रात्रि से सुबह 5 बजे तक के जो नाइट लॉकडाउन के जो आदेश दिए गए हैं, उसके तहत हम लोग पीए सिस्टम के माध्यम से जनता को जागरूक किए हैं। हम लोगों ने व्यापार संगठनों की बैठक की है और 1 to 1 जाकर भी उन सबको बताया है कि 11 बजे तक अपनी संस्थान को, अपनी दुकानों को बंद करें और सकुशल अपने घरों को जाएं। चूँकि हम इसी तरह से कोरोना के जो नए वेरिएंट का सामना कर सकते हैं और मास्क लगाएं, हाथों को हम बार-बार सैनिटाइज करें। और दिल्ली में सुबह 11 बजे आज चुनाव आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक होगी। इस बैठक में कोरोना खतरे के बीच यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कोरोना गाइडलाइन तय किए जाएंगे। इस बैठक के बाद चुनाव आयोग कोरोना गाइडलाइंस को लेकर अंतिम फैसला लेगा, जिसमें चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, चुनाव प्रचार, मतदाताओं और चुनाव कर्मचारियों के लिए किस तरह की गाइडलाइंस होगी ये तय होगा। दरअसल देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना की वजह से चुनाव टालने की अपील की थी। यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील के बाद चुनाव आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के बीच होने वाली इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच देश के कई राज्यों में पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही दूसरों की। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर रहे हैं। इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने हैं।
पहली तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार इलाके की है, जहां लोग बिना मास्क लगाए घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट की है, जहां क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क पर जमा हो गए। तीसरी तस्वीर गुजरात के सूरत की है, जहां क्रिसमस की एक पार्टी में एक मैदान में 4000 लोग बिना मास्क के पहुंच गए। चौथी तस्वीर आगरा के एक बाजार की है, जहां लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। पांचवी तस्वीर उत्तर प्रदेश के महोबा की है, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम में भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो मास्क बिना लगाए सड़क पर नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये एक शख्स है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। यहाँ पर एक ये लड़की है, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है। लगातार सरकारें प्रयास कर रही हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो मास्क लगा के रखें जब अगर भीड़भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं। देखिए एक और शख्स यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। इस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे व्यस्ततम इलाका है, आनंद विहार का इलाका। इसके फुटओवर ब्रिज पर हम खड़े हुए हैं। एक और शख्स यहाँ पे देखिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मास्क नहीं लगाया है। आनंद विहार पर इस समय हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बस अड्डे जाने के लिए लोग आते जाते हैं। यहाँ पर यूपी की बॉर्डर भी लगती है, जहाँ से हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो अलग अलग रूट के लिए यहाँ पर निकलते हैं। और यहाँ पर लगातार जो फोर्स के जवान हैं वो भी आपको उस तरफ आप देख सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं यहाँ पर कि वह यहाँ पर मास्क लगा के रखें। तो देखिए एक और शख्स है, इनके पास मास्क है लेकिन उन्होंने मास्क कवर नहीं कर रखा अपनी नाक से। लगातार दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और जो कोरोना का नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, उसने पूरे दुनिया में जो है लगातार एक तरीके से पैनिक फैलाया है। मास्क क्यों नहीं लगाया है? वो सरक गया था। सरक गया था? कोरोना डर नहीं लगता? नहीं, लगा कर रखता हूँ। देखिए एक मैडम है, इन्होंने ही मास्क लगाया। मैडम मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? हाँ? मास्क। यहाँ पर देखिए एक और शख्स है, इनके पास मास्क नहीं है, आपके पास? तो देखिए अभी लोगों के अंदर बहुत जागरूकता की कमी है। लगातार सरकार प्रशासन लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है कि मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़भाड़ वाले अगर इलाकों में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। और आगरा में भी कोरोना के मामले